वेलकम बैक टू द न्यू एडिशन ऑफ द डिबेट इनसाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और फिलीपींस के बीच गंभीर होते संकट। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से हाल ही में द्विपक्षीय मामलों में अस्थिरता व्याप्त हुई है वो किस वजह से हुई है और उनके क्या कुछ बड़े कारण हैं, चर्चा इस विषय पर ही आज होगी। आप सबको नमस्कार। तो इजराइल 1948 में आजाद हुआ मुल्क जिसने कम समय में वैश्विक मामलों पर एक बड़ी पकड़ बनाई है और विश्व पर अपना प्रभाव भी कायम किया है। और प्रभाव सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि व्यापक रूप से आज विश्व में कोई मामला हो, कहीं भी, हर जगह इजराइल की प्रासंगिकता बेहद तेजी से बढ़ी है और लगता है कि आगे भी बढ़ी रहेगी, क्योंकि इनके पास शक्ति है और शक्तिशाली लोग कभी पीछे नहीं होते। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि कोई देश को दिया जा सकता है, एकमात्र देश है इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन के विवादास्पद मुद्दे बहुत सारे हैं और इसकी शुरुआत दशकों पहले हुई। इजराइल का इलाका वेस्ट बैंक और गजा पट्टी, जिस पर दोनों देश अपना अपना हक जताते रहे हैं। इजराइल के कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो कि एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी से ग्रस्त हैं, यानी अत्यंत दक्षिणपंथी विचारधारा से। निश्चित ही यह विचारधारा राष्ट्रवाद को तो सपोर्ट करती है, लेकिन यह विचारधारा जब बहुत अति हो जाती है, जब एक्सट्रीम लेवल पे कोई विचारधारा पहुंच जाती है, तो निश्चित वो खतरा करती है, जो आज पुनः देखने को मिल रहा है। इजराइल में हाल ही में जिस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई है, उसकी काफी ज्यादा वजह यदि किसी को दी जा सकती है तो वो राइट विंग आइडियोलॉजी है। और ये क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम राइट विंग आइडियोलॉजी सरकार जो अभी बनी है बेंजामिन नेतन्याहू के, हम जानते हैं हाल ही में चुनाव हुए, यार लेपर्ड की जगह एक बार फिर से देश की जनता ने बेंजामिन नेतन्याहू को चुना। नेतन्याहू जिनकी बात गजब की है, जिनका व्यक्तित्व तो शानदार है। नेतन्याहू के बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू, जिन्होंने ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अंजाम दिया था, जिसका बाद में नाम ऑपरेशन जोनाथन रखा गया 1976 युगांडा में, जहां वो शहीद हुए अपने देश के लिए। और फिर बेंजामिन नेतन्याहू, वन ऑफ द ब्रिलियंट लीडर इन इजराइल एंड इजराइल पॉलिटिक्स। फर्स्ट टाइम उन्होंने 1996 से 1999 तक देश का प्रतिनिधित्व किया और फिर अगेन 2009 टू 2021 एक बार फिर से 12 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहने का गौरव प्राप्त किया। कुछ बड़ी चीजें हैं जिन पर नजर दौड़ाई जा सकती है हाल फिलहाल में जो चीजें क्रिएट हुई हैं। मैं उन्हीं में से कुछ चीजों पर बात करना चाहता हूं। अभी वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में 2023 में ये चीजें बढ़ी हैं, क्योंकि इस बार जो सरकार है इजराइल की वो दक्षिणपंथी विचारधारा से ग्रस्त है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए। ये सरकार अलायंस के थ्रू हुई है, गठबंधन के द्वारा हुई है, तो इसलिए काफी चीजें गंभीर हैं। हर एक विचारधारा मिक्स्ड अप है और एक मिक्स्ड आइडियोलॉजी जब काम करते हो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और यहां भी हो रही है। हाल फिलहाल में बहुत तेजी से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, खासकर नए साल की शुरुआत के बाद से। कुछ ऑपरेशन को भी इजराइल ने अंजाम दिया है, जिससे और भी ज्यादा टेंशन बढ़ा है। वहां का एक टेरर ग्रुप जिसको हम हमास के रूप में जानते हैं, अगर फिलीपींस की तरफ से देखा जाए तो कोई अगर एक्सट्रीमिस्ट है तो हमास है। इट्स अ टेरर ग्रुप जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है फिलीपींस। तो इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है और वो क्या कहते हैं कि क्या वाकई में इजराइल में चीजें बहुत ज्यादा और बिगड़ सकती हैं, अस्थिरता और अधिक व्याप्त हो सकती है। इस पर लोगों का क्या कहना है, जिसमें एक बड़े वैश्विक मामलों के जानकार, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक बड़े विश्लेषक फजलुर रहमान क्या कहते हैं, उन्हें सुनते हैं। पहली बात यह है कि इजराइल का जो बढ़ता हुआ वर्चस्व है क्षेत्र में पिछले तकरीबन 8-10 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसका कल्मिनेशन होता है अब्राहम एकॉर्ड से। फ्रॉम डे 1 1948 से
इजराइल का जो सबसे मेजर कंसर्न रहा है वो रहा है इजराइल का रिकग्निशन, इजराइल को एक नॉर्मल स्टेट की तरह ट्रीटमेंट मिले। इन तीन का उनकी पूरी फिलॉसफी देखेंगे आप, उसमें बेसिक कोर ये है कि इजराइल को कैसे एक नॉर्मल स्टेट माना जाए। वो पिछले तकरीबन 70-72 साल की स्ट्रगल के बाद धीरे धीरे करते 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 पहले उनको यूरोप से रिकग्निशन मिला, फिर लैटिन अमेरिका से मिला, फिर अफ्रीका से मिला। उनके लिए जो बेसिक जो कोर था कि नेबरिंग कंट्रीज से वो कैसे अपने आप को रिकग्निशन पाए उनसे। और उनकी सबसे बड़ी बात है जो मेजर कंट्रीज थी 79 में इजिप्ट हुआ, जॉर्डन हुआ, उसके बाद तकरीबन 20-25 साल तक एक अलग तरह का नेगोशिएशन का प्रोसेस था। वो फलस्तीन को कहीं नहीं ले गया, लेकिन सब कुछ मिलता चला गया इजराइल को, चाहे डिप्लोमेसी में हो, चाहे स्ट्रेटजी में हो, चाहे मिलिट्री में हो, चाहे इकोनॉमी में हो। और जो सबसे बड़ी चीज है वो रिकग्निशन। यूएई और बहरीन और सूडान और मोरक्को के रिकग्निशन के बाद इजराइल की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो आया है एग्रेसिव एटीट्यूड। जब मैं एग्रेसिव एटीट्यूड कहता हूँ इसका मतलब ये है कि अब उनको किसी तरह से कहीं भी अपनी पॉलिसी परसूट में कोई कंस्ट्रेंट नहीं उनके पास। उनके बाद जो मेजर कंट्री थी इजिप्ट, जो उनका नेबर स्टेट था, उससे उन्होंने बहुत ज्यादा उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको सबड्यू कर दिया 79 में। उसका जॉर्डन को उन्होंने किया 94 में। अब उनको लगा जो कंट्री जो बहुत ही इकोनॉमिकली पावरफुल हो रही थी, उनका ग्लोबल स्टेचर बहुत था। ग्लोबल स्टेचर मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूएई सऊदी अरब की। उन्होंने उसको जिस तरह से अपने लिया और जिस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया, वो उनकी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में बहुत बड़ी हिस्ट्री है। पहली वजह यह है उनकी एग्रेसिव एटीट्यूड की। दूसरी वजह यह है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वहां पे पिछले तकरीबन हर इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस जो पार्टीज हैं उनका जो ज्यूइश स्टेट की जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसका वोट का परसेंटेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उनकी जो रिलिजियसिटी है, पॉलिटिकल जो रिलिजियसिटी है, उसमें उसका जो ग्राफ है बहुत ही लगातार राइज हो रहा है। और ये इस इलेक्शन में, अभी जो इलेक्शन हुआ है नवंबर में, वो उसका एक हाईएस्ट पॉइंट था, जबकि ऐसी पार्टी जीती जिसको फिलिस्तीन के अंदर खुद भी पहले रिजेक्ट किया जा चुका है, इम्प्लीकेट किया जा चुका है, और अमेरिका में वो पार्टी जो है उसको टेररिस्ट एवर्जन डिक्लेयर किया जा चुका है। तो ये जो वहां की पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स में, जो पॉलिटिकल स्फीयर में जो बढ़ती हुई धार्मिकता है, ये भी उसका नतीजा है। तीसरी बात यह है कि जो पैलेस्टीनियन जो डिस्कोर्स है, पैलेस्टीनियन की जो विदिन जो पॉलिटिक्स है, वो इतनी डिवाइडेड है, इतनी डिवाइसिव है, उसमें लगता है कि अब जो कुछ कर लीजिए, पॉलिटिक्स जो है, पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स जो है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, कभी भी उनको लग गया है कि 10-20 साल में एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं हो पाएगा। ये उनको पूरी तरह पता है, चाहे हमास हो, चाहे पीएलओ हो, चाहे पैलेस्टीन अथॉरिटी हो, चाहे बहुत सारी छोटी तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनको लग गया है कि वो डिफरेंट क्वार्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्शन है, उसमें यूनिटी का कोई कंसेंसस, कोई एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। इसलिए आप एग्रेसिव होते चले जाइए, एक पार्टी उनके साथ होगी, दूसरी अपोज करेगी। तो जब तक इनकी जो डिसयूनिटी है, जो फैक्शनलिज्म है, उसने भी इजराइल को मजबूत किया है। पांचवा पॉइंट ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो प्रायोरिटी है वो बदलती चली जा रही है। आप देखिए कि जमाने में पिछले 10 साल में जो पॉलिटिक्स थी वो अरब अपराइजिंग की थी, जो जितनी भी मेजर जो रिजीम थी, जो मेजर ताकतें थी, चाहे रशिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएनए हो, उसका पूरा फोकस थे था कि 10 साल में जो इनस्टेबिलिटी आई है, जो क्यास आया है, जो टेररिज्म की बढ़ती जो शक्ल, उस पर पूरा फोकस हो गया। उससे भी पैलेस्टाइन और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कंप्लीटली ग्लोबल पॉलिटिक्स में डीप प्रायोरिटाइज हो गया, एकदम सबड्यूड हो गया, ओवरशैडोड हो गया, मार्जिनलाइज हो गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात ये हुई है कि ट्रम्प के आने के बाद पिछले 6 साल में जो ट्रम्प रिपब्लिकन का जो ट्रम्प पहली बार उन्होंने सारे चीजों को, जितने भी ग्लोबल नॉर्म्स थे, जितने भी यूएनएससी के जितने रेजोल्यूशन थे, उन्होंने इस सबको बालातार रखकर जिस ओपनली प्रो इजराइल पॉलिटिक्स को परसू किया, उससे भी एक अलग तरह का इजराइल को स्ट्रेंथ मिली। और अमेरिका इजराइल का रिलेशन ये है कि आप कोई भी पार्टी या कोई भी डिस्पेंसेशन इजराइल अमेरिका के रिश्ते को जहां तक लेके चला जाता है, उसके बाद उसको नीचे लाना किसी भी पॉलिटिकल, चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, किसी के अंदर भी इतना डेयर नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं, इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वहां से नीचे लाए। मैं आपको एग्जांपल जो है कि ट्रम्प ने एम्बेसी को शिफ्ट किया, गोल्डन हाइट को रिकॉग्नाइज किया, और उन्होंने एक नए तरह का मतलब उनका पूरा एजेंडा कि इजराइल को कैसे मजबूत किया जाए। बाइडेन के आने के बाद उनके किसी भी डिसीजन को अनडू नहीं किया गया। तो इजराइल और अमेरिका का रिश्ता जो है, जो पार्टी, जो गवर्नमेंट जहां तक लेके चली है आगे तक, वो चाहे रेटोरिक के तौर पे बाद में जो पार्टीज आएगी उसको वो किसी तरह में, किसी भी लेवल पे उसमें किसी तरह का डिग्रेडेशन करने का उनका कोई स्कोप नहीं होता है। तो ये 5-6 मेजर फैक्टर हैं जिसने आज इजराइल और पैलेस्टाइन को कॉन्फ्लिक्ट को वहां तक पहुंचा दिया जो पिछले 70 साल में नहीं देखा गया था। फिलिस्तीन को लेकर जो कहा गया, आप समझ सकते हैं, चीजें हैं काफी, ये बड़ी बात है। महत्वाकांक्षा से ग्रस्त भले ही यूनाइटेड स्टेट हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका के रिश्ते किसी से छुपे नहीं हैं, और उसी तरह भारत और इजराइल के भी रिलेशनशिप किसी से छुपे नहीं हैं। हर एक मौके पर
वैश्विक परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न रही हों, इजराइल ने सदैव भारत की मदद की है और आगे भी करता रहेगा। इसीलिए इजराइल और फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, इस पर देश की भी नज़र है और नज़र हम सब की है, आप सब की भी होगी। इसीलिए ये जरूरी था कि इजराइल और फलस्तीन के विषय में कुछ बात की जाए, वर्तमान परिस्थितियों में बात की जाए कि तनाव किस कदर बढ़ चुका है। इजराइल 1948 में आज़ाद हुआ। पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में इजराइल आगे बढ़ा और लगातार आगे बढ़ रहा है। वैश्विक मामलों में और वैश्विक प्रासंगिकताओं की यदि बात की जाए, इजराइल एक नंबर 1 देश है और इजराइल का ये स्वर्णिम सफर लगातार चल रहा है और तेजी से विकसित हो रहा है ये देश हर एक मामले में। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, अंतरिक्ष, सैन्य ताकत का भी कोई सानी नहीं। इजराइल बेहद उत्कृष्ट तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो इजराइल और फलस्तीन पे आज हमने बात की कि किस कदर तनाव बढ़ा है। कभी अच्छा भी रहा था फिलिस्तीन और इजराइल के रिलेशनशिप्स, खासकर तब जब समय था यासिर अराफात का, अब समय महमूद अब्बास का है, जो कि वर्तमान में फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट हैं। और अब परिस्थितियां ना वैसी रहीं और ना वैश्विक समीकरण वैसे रहे। तो ये चीजें थी आज की इस वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह सपोर्ट देते रहें। ये चैनल आप सबके लिए अलग अलग विषयों पर वीडियोस लाता रहेगा। नमस्कार।